अभी तक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है इंडिया के अंदर, जिसका नाम है बाडला सोलर पावर प्लांट। और इस पावर प्लांट की कुल कैपेसिटी है 2245 मेगावाट। मगर इसी के कंपैरिजन में चाइना लॉन्च कर रहा है कुबोकी डेजर्ट के अंदर अपना सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का पावर प्लांट। और इस पावर प्लांट की कैपेसिटी होने वाली है 455 गीगावाट, जिसमें से कि 60% एनर्जी आएगी सोलर से और 40% एनर्जी आएगी विंड से। मगर अब आपने यहां पे एक चीज देखी कि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाला देश एकदम से ऐसा क्या हुआ कि रातों रात उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो बन गया रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा जाइंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों, क्या ये असलियत में चाइना का एक रिन्यूएबल एनर्जी का इनिशिएटिव है या फिर अगेन इसके पीछे भी है चाइना की हमेशा की तरह छुपी हुई कोई साजिश। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बिल्कुल अच्छा समय है, अभी के अभी सब्सक्राइब करो। फिर हम शुरू करते हैं आज की ये सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चाइना का ये एम 455 गीगावाट का, और वहीं पे अगर आप कंपैरिजन देखो इंडिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का अब तक का सबसे बड़ा 2.24 गीगावाट का प्लांट जो कि बाडला राजस्थान में लोकेटेड है, उसके कंपैरिजन में 455 गीगावाट एक बहुत ज्यादा सुपर हाई कैपेसिटी है। मगर उसी के साथ साथ सबसे पहली चीज यह आती है कि चाइना दुनिया के सारे देशों में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करने वाला देश है। तो अचानक से क्या हुआ? क्या चाइना को यह लगा कि यार अब मैं बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर चुका हूं, अब इसको कंट्रोल करते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं इसके पीछे का रीजन कि चाइना आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। तो चाइना हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जिसकी एक ही सोल टैगलाइन रही है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो आखिर चाइना ये एक इतना अच्छा कदम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ क्यों उठा रहा है? और वो लगाना चाहता तो 10-15 गीगावाट का लगा देता, तो भी तो दुनिया का सबसे बड़ा होता। चाइना लगा रहा है 455 गीगावाट का। और इससे क्या है कि चाइना ने जो अपना कार्बन एमिशन का गोल सेट करा हुआ है 2060 का, इस प्रोजेक्ट के बाद में चाइना उसमें भी 5 साल और आगे चला जाएगा। अब 455 अगर मैं आप लोगों को बताऊं गीगावाट कितनी कैपेसिटी होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि इससे पूरे के पूरे इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी लोड चल सकता है। तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि चाइना आखिर ये प्रोजेक्ट लगा क्यों रहा है। 2021 का कोविड पेंडेमिक तो आप सबको ध्यान होगा, और उस समय पे हो गई थी कोल की भारी किल्लत, और उसी के साथ साथ ड्राउट यानी कि सूखे की वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी चाइना में इफेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े बड़े शहर चाइना के ब्लैकआउट्स में चले गए थे। और उसी के साथ साथ जब चाइना में भी सर्दियां आती हैं जो कि काफी ज्यादा लंबे समय तक रहती है, तो वहां की हवा जहरीली हो जाती है, क्योंकि चाइना के अंदर CO2 और कार्बन एमिशंस भी बहुत ज्यादा हैं। और यह बात काफी सारी न्यूज रिपोर्ट्स ने कवर करी है, और चाइना में सर्दियों को न्यूक्लियर विंटर तक बोला गया है। और यही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए चाइना वर्ल्ड में 2nd नंबर पे आता है कोल इस्तेमाल करने वाले देशों में। और इसी के साथ में पूरी दुनिया का कोल उत्पाद का आधा हिस्सा केवल चाइना ही इस्तेमाल करता है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। चाइना की पर डे की ऑयल रिक्वायरमेंट है 13 मिलियन बैरल्स की, और यह डेटा है 2023 का। और इसी के साथ साथ चाइना जो ऑयल प्रोड्यूस कर पाता है वो केवल 3 से 4 मिलियन बैरल्स ही कर पाता है। तो इसका जो मेजर चंक होता है 10 से 11 मिलियन का, वो चाइना को इंपोर्ट ही कराना पड़ता है। और यहां पे चाइना की एक दूसरी स्ट्रैटेजी भी आती है कि चाइना अपने रिसोर्सेज को हमेशा बचा के चलता है, वो इंपोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देता है। और ये हमने लिथियम बैटरी के एग्जांपल में भी देखा था। चाइना में लिथियम की कमी नहीं है, बट चाइना उस लिथियम को सेव कर रहा है, माइन नहीं कर रहा है, अभी वो इंपोर्ट कर रहा है लिथियम को। और फिर जब लिथियम के प्राइस धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, फिर चाइना अपनी कंट्री के अंदर माइनिंग स्टार्ट करेगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि चाइना करेंटली ऑयल के इंपोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देता है। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि पावर कट का इशू, इसी के साथ साथ कोल का पॉल्यूशन और बढ़ती हुई कारों से निकलने वाला एमिशन, तो चाइना की हवा बिल्कुल जहरीली हो चुकी है। और यह भी एक मेन रीजन है चाइना का रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने का। अब जब हमें यह पता लग गया कि चाइना इतना बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट लगा क्यों रहा है, अब हम बात करते हैं कि वो लगा कैसे रहा है। तो आपको एक चीज बता दूं, जब आप चाइना का मैप देखोगे तो चाइना का 1/5 ऑफ द लैंड मास खाली डेजर्ट है। और डेजर्ट एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जिसकी वैल्यू बहुत लो होती है, क्योंकि उसमें आप कुछ भी यूजफुल चीज नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ चाइना के पास में सोलर और विंड लगाने के लिए डेजर्ट का बहुत सारा खाली एरिया है। और डेजर्ट एक्चुअल में
सोलर के हिसाब से और विंड के हिसाब से, दोनों ही हिसाब से अच्छा होता है, क्योंकि एक डेजर्ट के अंदर सोलर पावर अप्रोक्सीमेट 280 दिनों तक मिलती है और उसी के साथ साथ डेजर्ट के अंदर कॉन्टिन्यूअसली विंड स्पीड भी अच्छी मेंटेन्ड रहती है। लैंड के बाद में दूसरी चीज आती है सोलर पैनल्स। अब सोलर पैनल्स जो चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि चाइना इतनी तादाद में आखिर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर कैसे बना। तो समय था 1990 का। उस समय पे जर्मनी और भी काफी सारे देशों ने नया नया सोलर एनर्जी का इनिशिएटिव लेना चालू करा था और बहुत सारे देशों ने इस पे बहुत हेफ्टी सब्सिडीज देना भी चालू कर दिया था। और ये सारे पैनल्स कहां से इंपोर्ट हो रहे थे? चाइना में, क्योंकि वहीं पे ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज सोलर पैनल को बनाने के लिए डेवलप हो चुकी थी और उसी के साथ साथ चाइना की जो प्रोडक्शन लाइन थी और इसी के साथ साथ चाइना का होल्ड था स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे। तो 1990 के समय में जर्मनी और भी बहुत सारे देशों में चाइनीज सोलर पैनल खूब तादाद में इंपोर्ट हुए और चाइना को मिला सारा फायदा सब्सिडी का। उसके बाद में बहुत सारे और भी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स ने इस चीज पे सवाल उठाए और फिर काफी सारे देशों ने इंक्लूडिंग इंडिया फिर चाइनीज सोलर पैनल पे हाई टैरिफ्स बढ़ा दिए, जिसकी वजह से अब चाइनीज सोलर पैनल्स का प्रोडक्शन हो जाना चाहिए था डाउन। मगर इस पीरियड तक चाइना का ब्रेक इवन आ चुका था और चाइना की इनसाइड डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड भी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब उसको रोक पाना मुश्किल था। तो जब भी हम कोई एक चीज प्रोड्यूस करते हैं एक मास स्केल पे, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस पॉइंट बहुत लो आ जाता है। तो चाइना के केस में भी यही फायदा हुआ कि स्टार्टिंग में तो जब नेशंस ने चाइना से इंपोर्ट करा, वो मूवमेंट था जब चाइना को एक बूम मिला सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग में और करेंटली चाइना का सोलर पैनल इतना चीप रेट में आ चुका है ड्यू टू बल्क प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, कि अब वो चाइना की डोमेस्टिक डिमांड में भी आ गया और चाइना की डोमेस्टिक डिमांड भी सोलर पैनल्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो यहां पे जो दो फैक्टर थे, पहला था लैंड जिसकी चाइना के पास कमी नहीं है और दूसरा था सोलर पैनल और विंड मिल का मैन्युफैक्चरिंग, जो कि चाइना अब बहुत चीपर लेवल पे लेकर आ चुका और इसी वजह से चाइना एक इतना बड़ा सोलर पावर प्लांट अफोर्ड कर पा रहा है। मगर चाइना की दिक्कतें यहीं खत्म नहीं होती। चाइना जो ये पावर प्लांट लगा रहा है, ये लगा रहा है कुबूकी डेजर्ट में और पहले इस अकेले पावर प्लांट की कैपेसिटी है 16 गीगावाट और इसी के साथ में चाइना इसी डेजर्ट एरिया में 225 अलग अलग सोलर के बेसिस और बना रहा है और इन सब का कंबाइंड आउटपुट होगा 455 गीगावाट। मगर अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि ये वाले सारे रिन्यूएबल पावर प्लांट लोकेटेड है डेजर्ट साइड में और चाइना की जितनी भी मेजर सिटीज हैं वो कोस्टल सिटीज हैं, दूसरी तरफ लोकेटेड है। तो जब यहां से पावर हमें दूसरी साइड भेजनी होगी तो इसमें ट्रांसमिशन लॉसेस बहुत हो जाएंगे। बट चाइना धीरे धीरे इसका भी सॉल्यूशन बना रहा है और इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस। मगर इसमें भी लॉसेस अभी बहुत ज्यादा होंगे और अभी करेंटली चाइना का जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन है रिन्यूएबल से, वो भी 100% यूज नहीं हो पा रहा और वो भी काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस में वेस्ट चली जा रही है। और एक्चुअल में ऐसी इलेक्ट्रिसिटी का कोई फायदा ही नहीं है जो कि वेस्ट चली जाए। इलेक्ट्रिसिटी अगर आप बना रहे हो, एनर्जी अगर आप बना रहे हो और वो दूसरे हाथ में वही एनर्जी आपके फॉसिल फ्यूल्स के प्रोडक्शन को डाउन कर रही है, तो उसका फायदा है रिन्यूएबल एनर्जी का। अदरवाइज आप बनाते जा रहे हो वो सारी एनर्जी वेस्ट है, उसका भी कोई फायदा नहीं है। मगर जहां चाइना का ये सुपर मेगा प्रोजेक्ट बहुत सारे देशों के लिए एक अच्छी चीज है, हवा को साफ रखने में मदद करेगा, वहीं कुछ देशों के लिए ये एक बेकार चीज भी है। महज के तौर पे मंगोलिया की अगर हम बात करें, चाइना कोल इंपोर्ट करता है मंगोलिया से और मंगोलिया चाइना का एक मेजर एक्सपोर्टर है कोल का। तो यहां पे मंगोलिया जैसे देश के लिए ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बन जाती है कि अगर अब चाइना उससे कोल नहीं लेगा तो कौन लेगा। मगर यहां पे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना के तौर तरीके हम सबने देखे तो चाइना यूजुअली क्या करता है, किसी भी एक देश में जाता है, वहां के रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को अपना बना लेता है और उसके रिटर्न में उस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देता है। तो यही सेम चीज चाइना अडॉप्ट कर सकता है मंगोलिया के साथ में, क्योंकि मंगोलिया और चाइना के बीच में गोबी डेजर्ट एक रीजन है जो कि दोनों ही शेयर करते हैं और चाइना का खुद का भी डेजर्ट और ये गोबी डेजर्ट की सनलाइट में या फिर विंड कंडीशंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब इन फ्यूचर चाहे चाइना तो अपने इस सोलर प्रोजेक्ट को वो मंगोलिया के गोबी डेजर्ट तक भी एक्सटेंड कर सकता है और इन रिटर्न वो इलेक्ट्रिसिटी मंगोलिया को भी दे सकता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने के बदले में। मगर यहां पे कुछ चीजें अभी भी पूरी क्लैरिटी में नहीं आई है कि एक तरफ तो चाइना एक रिन्यूएबल एनर्जी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहा है और जब कोई भी एक समझदार इंसान होगा वो ये बात बता सकता है कि जब आप एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो आपके जो एग्जिस्टिंग
कोल या फिर अदर पॉल्यूशन पैदा करने वाले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के प्लांट्स हैं, आप उनको कम करोगे। तो यहां पे चाइना के साथ में हो रहा है उल्टा। चाइना 2024 में भी नए नए कोल पावर प्लांट्स बनाता जा रहा है और उसी के साथ साथ ये रिन्यूएबल एनर्जी का पावर प्लांट भी बना रहा है। तो यहां पे जो पिक्चर क्रिएट होती है ना, वो थोड़ी सी शेडी क्रिएट होती है और इससे हमें यह पता लगता है कि चाइना के अंदर ऑलरेडी 2 विंग्स बन चुके हैं। एक विंग वो है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट कर रहा है और वहीं पे एक विंग वो है जो कि फॉसिल फ्यूल्स और कोल को अभी भी सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों, चाइना के इस सुपर मेगा प्रोजेक्ट की असलियत क्या है, ये तो अब आने वाले कुछ सालों में हमें पता लगेगा। मगर अगर आप लोग भी अपने रूफटॉप पे सोलर लगवाना चाहते हो और उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेना चाहते हो, तो आप लोग देख सकते हो हमारी वीडियो। ये देखो, यहां पे आ रही है, अभी क्लिक करके देखो।